ओके, तो 1500 में मीन्स क्या है कि इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रोलर जो यूजर्स के लिए मोस्ट प्रेफरेबल है दैट इज डिस्प्ले। लाइक आप अगर कोई सा भी छोटा सा भी प्रॉब्लम आता है 1200 या 300 में, आपको आपका पीएलसी को ओवरकम करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना ही करना पड़ता है। बट 1500 के डिस्प्ले में इतने सारे फीचर्स हैं जिससे कि ऑलमोस्ट आपको आइडिया तो लग जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। तो अगर इन केस विदाउट अगर कोई हार्डवेयर वगैरह कह रहा था तो आप डायरेक्ट वहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर डायग्नोस्टिक, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। अभी एक एक ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है डिस्प्ले में अवेलेबल, फिर आगे बात करते हैं। तो डिस्प्ले दो टाइप के आपको मिलेंगे। एक जो स्टार्टिंग की सीरीज में है, जो नैरो सीपीयू होते हैं, उसके लिए इस छोटा वाला डिस्प्ले दिख रहा होगा, सिर्फ डिस्प्ले का ही फर्क है, परफॉर्मेंस सेम है। और 1513 के बाद जो वाइडर रेंज वाले सीपीयू हैं, तो उसके लिए आपको इस टाइप का सीपीयू मिलेगा। करेक्ट। एक और न्यू डिजाइन का सीपीयू आपको देख अगर आपने देखा होगा, इस टाइप का अवेलेबल है, जो कि फ्लैप टाइप का नहीं रहता है। उसमें ये जो कीपैड्स है ना, ऑलरेडी उस पे माउंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ये डिस्प्ले हटा सकते हैं। करेक्ट। तो उसके इसमें बट अगर ये यूज करना ज्यादा प्रेफरेबल है इन कंपैरिजन दिस, क्योंकि उसमें जो पोर्ट वगैरह है ना, आपको यहाँ से निकालना इजी है। उसमें बिल्कुल नीचे में दिया गया है, कार्ड वगैरह सब सामने से हटा करके वो नीचे कराया गया है। तो 3 डिजाइन के सीपीयू डिस्प्ले मिल जाएंगे आपको। परफॉर्मेंस सबके सेम है। ओके, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन रूल क्या है 1500 में? तो सबसे फर्स्ट रूल ये है कि जो सीपीयू है वो स्लॉट नंबर 1 पे होगा। ठीक है, सीपीयू विल ऑलवेज इन स्लॉट नंबर 1। तो इसमें कोई सीएम और सीपी का रूल नहीं है कि आपको लेफ्ट में लगाना है या राइट में लगाना है। आपने सीपीयू स्लॉट नंबर 1 पे लगा दिया, उसके बाद राइट साइड में आप कोई सा भी मॉड्यूल कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, कितने लगा सकते हैं? तो एक पे आपका सीपीयू आ गया तो टोटल और 31 आप लगा सकते हैं। तो टोटल मॉड्यूल्स कितने हो गए? 32 हो गए। करेक्ट। तो 0 to 31 32 मॉड्यूल्स इन टोटल। एक सीपीयू आ गया, उसके बाद आप जैसे फॉर एग्जांपल इसके बाद DI लगा हुआ है, DOAO लगा हुआ है, देन फिर CMCP आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और टर्म एडेड है PS, और इधर नीचे इधर ऑप्शनल लिखा हुआ है PS/PM ऑप्शनल। पहले तो मुझे ये बताइए PS और PM में क्या डिफरेंस है? PS/PM अगर आप 1500 में देखोगे तो PM जो है वो पावर मॉड्यूल लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पे PS पावर सप्लाई लिखा रहेगा। कब हम पावर मॉड्यूल यूज करेंगे, कब पावर सप्लाई यूज करेंगे? प्रोग्राम के साथ प्रोग्राम यार लोड उसके लिए नहीं। देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, अभी आप जो भी आर्किटेक्चर आपने देखा होगा मोस्टली, अगर विदाउट PS तो उसमें ऐसा होता है कि स्लॉट नंबर 1 पे तो सीपीयू लगा हुआ है। जैसे इस आर्किटेक्चर में भी आप देखोगे तो अभी इस पे फोकस मत करो, यहाँ पे सीपीयू लगा हुआ है, इसके बाद सारे के सारे मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। करेक्ट। अब इस पे पावर कैसे आ रही है? सीपीयू पे तो ठीक है, मैंने इसको 24 वोल्ट दिया है तो पावर आ रहा है, उसके बाद पावर कैसे मिल रही है इसको? PM से रैक के थ्रू नीचे इसको जो पावर जा रही है वो रैक के थ्रू जा रही है। करेक्ट। अब रैक को पावर कौन दे रहा है? PS तो अभी लगा हुआ नहीं है ना। अच्छा, रैक को पावर कौन दे रहा है? सीपीयू दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए पहला चीज तो यहाँ पे हो गया ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब क्या है? आप लेफ्ट साइड में भी PS लगा सकते हो। अगर आपने लेफ्ट साइड में PS लगाया है तो जो बैकप्लेन पावर जो प्रोवाइड कराएगा वो कौन कराएगा? PS कराएगा। अगर आपने नहीं लगाया है
तो अभी बैकप्लेन में पावर कौन प्रोवाइड करा रहा है? सीपीयू करा रहा है। तो जब आप सीपीयू लेते हो ना, तो सीपीयू आप अगर पीएस भी लेते हो तो उस पे लिखा रहता है 25 वाट, 60 वाट, 90 वाट ऐसे लिखा होता है ना। मतलब कितना है इसका पावर डिसिपेशन? 25 वाट है। उसी तरह से सीपीयू का भी पावर डिसिपेशन होगा जी, है ना। तो नॉर्मली आपको 10 वाट या 12 वाट सीपीयू मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अभी यहाँ पे आपने सीपीयू लगाया, सीपीयू को प्रोवाइड कराना है बैकप्लेन में पावर, तो इसके बाद आपने एक और मॉड्यूल लगाया। अब इसको सपोज करते हैं ये जो DI मॉड्यूल है ये 1.05 वाट कंज्यूम कर रहा है, तो अब कितना बच गया? 8.95। फिर आपने मॉड्यूल लगाया, फिर कुछ कंज्यूम होगा, तो वैसे कंज्यूम करते 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 एक समय आएगा जब वो पूरा ही कंज्यूम हो जाएगा। उस टाइम पे आप क्या करोगे? उस टाइम पे आप लगाओगे PS, ठीक है। तो राइट साइड में आप कितने PS लगा सकते हैं? मैक्सिमम 2 PS लगा सकते हैं आप राइट साइड में, सीपीयू के राइट साइड, सीपीयू के राइट साइड में। लेफ्ट में एक लगा सकते हैं, टोटल 3 लगा सकते टोटल 3 लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि लेफ्ट में नहीं लगाया तो राइट में लगा लिया, नहीं, लेफ्ट में 1, राइट में 2। लेफ्ट में मैंडेटरी नहीं है, राइट में मैंडेटरी है अगर पावर डिसिपेट हो गया तो। लेफ्ट में अगर आपने लगाया है तो जो डिसिपेशन होगा बैकप्लेन में वो PS करेगा, नहीं लगाया है तो CPU करेगा, ठीक। PM क्या है? PM इज योर नॉर्मल SMPS। आपने उसको 240 दिया, 220 दिया, वो आपको 24 वोल्ट निकाल के दे रहा है, करेक्ट। तो जो आपको जो फील्ड वगैरह में जो सप्लाई चाहिए है ना, वो आप कहां से घुमा रहे हो? वो आपके PM से मिल रहा है। तो इस वाले आर्किटेक्चर में ये जो है ये PM है, पावर मॉड्यूल है। इसका काम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CPU को पावर देने का ही है, और उसके बाद जो फील्ड में 24 वोल्ट वगैरह चाहिए वो इसी का 24 वोल्ट का लूप होगा। ये आपको बैकप्लेन में पावर नहीं प्रोवाइड करा रहा है। तो अभी जब हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आप जाओगे ना, तो वहां पे आपको दिखाएगा भी, आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। TIA पोर्टल में पावर सेगमेंट ओवरव्यू का एक ऑप्शन है, तो वो आपका कैलकुलेट करते रहता है कि अभी कितना फैक्टर, कितना पावर बचा हुआ है। एक बार आप ओवरकम कर जाओगे ना, तो फिर आप जब कंपाइलेशन करते हो तो एरर दे देगा आपको, एरर पे सजेशन भी दे देगा कि यहाँ पे अभी पावर सेगमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो PS इज फॉर सप्लाइंग पावर टू योर बैकप्लेन, PM जो भी आप फील्ड पावर देते हो दैट इज योर, करेक्ट। तो टोटल मॉड्यूल 32, PS आप 2 लगा सकते हैं, 2 या 3 लगा सकते हैं, 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में, 1 लेफ्ट साइड, ठीक है। उसके बाद भी कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, लाइक आप, मैंने बोला CM और CP लगा सकते हो, कितने CM और CP लगा सकते हैं उस पे भी रेस्ट्रिक्शन है, बट वो CPU पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा CPU सेलेक्ट किए हुए हैं। लाइक अभी जो हमारे पास है 1516, उसमें आप राइट साइड में 8 CM लगा सकते हैं, 8 CM CP मिला के टोटल, उससे ज्यादा नहीं लगा पाएंगे आप। जो 30 है मॉड्यूल, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी मॉड्यूल लगा सकते हैं? कोई भी मॉडल लगा सकते हैं, लेकिन CM और CP हम कंबाइन 32 लगा सकते हैं, 8 लगा सकते हैं। AI का लिमिटेशन है ना एक सेंट्रल मॉड्यूल में कि 6 इंच ही लगा सकते हैं। नहीं सर, हमने SM लगाया और CM लगाया, तो दोनों मिला के हम 32 यूज करते हैं। दोनों मिला के 32 कर सकते हैं, सिर्फ CM टोटल 8 लगा सकते हैं। वो अब वो स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि CPU to CPU अलग अलग है, ठीक है। तो फिर बाकी इससे भी रिस्ट्रिक्शंस निकल के आते हैं कि आप इस प्रॉफिनेट के पोर्ट से कितने स्लेव डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, है ना। जैसे X1 से आपको रिमोट स्टेशन कनेक्ट करना है, तो इस X1 से इस PLC की बात कर रहा हूँ 1516, आप 256 नोड्स लगा सकते हो, 256। तो बट इसको स्टैंडर्ड मान के मत बैठिएगा कि हर एक PLC में 256 जाएगा, उसके लिए आपको स्पेसिफिक PLC का डेटा शीट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप X2 से एक्सपेंड करोगे तो 32 ही कर सकते हैं,
समझ रहे हैं ना? तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे 32 फिक्स कर सकते हैं, तो 32 अगर हम करेंगे तो क्या कम्युनिकेशन में तो स्लो होगा, स्लो होगा कम्युनिकेशन जस्ट जैसे 32 आपने किया, आप जैसे आप सपोज कर लीजिए प्रॉफिनेट पे कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है। आपका कम्युनिकेशन स्लो दो ही फैक्टर पे होता है, क्योंकि आप नॉर्मल जो कम्युनिकेशन करते हो या तो बॉट रेट, कितना डेटा ट्रांसफर करना है, किस स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है, कितने डिस्टेंस पे ट्रांसफर हो रहा है। अगर आपका डिवाइस उस पर्टिकुलर रेंज में है तो ठीक है, कम्युनिकेशन तो कैरी आउट करेगा ही करेगा। उसके बाद गया तो फिर आपको गेटवे वगैरह डालना पड़ता है। हाँ, और जितने डिवाइस कम्युनिकेट करेंगे सीपीयू पे कम्युनिकेशन लोड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो कुछ नहीं कर सकते। तो 256 फ्रॉम द स्लॉट X1 के लिए 2 पोर्ट हैं, है ना? तो पोर्ट सिर्फ पोर्ट अलग है बट इंटरफेस एक ही है। दोनों से 256 कम है। दोनों एक नेटवर्क एक ही है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, इस पे सीपीयू पे लिखा है 15163PN/TP। आप मॉड्यूल पे आप अगर यहाँ मैं जूम करूँ नहीं लिखा हुआ, ये एलईडी के जस्ट ऊपर ना यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको 15163PN/TP। 3 का मतलब क्या हुआ? 3 नहीं, 3 का मतलब हो गया 3 कम्युनिकेशन इंटरफेस है। 3 कम्युनिकेशन इंटरफेस है। तो आप अगर सीपीयू को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना इस जो आपका प्रोफिबस का पोर्ट है, ये एमपीआई का नहीं है, प्रोफिबस का पोर्ट है, ध्यान रखिए, एमपीआई का पोर्ट इस पे नहीं है। तो इस पे लिखा होगा X3, इस पे लिखा हुआ होगा X1, इस पे लिखा हुआ होगा X2। तो X1, X2, X3 3 कम्युनिकेशन इंटरफेस हैं। इस कम्युनिकेशन इंटरफेस में 2 प्रोफिनेट टाइप के हैं, एक प्रोफिबस टाइप का है। अब 2 प्रोफिनेट के इंटरफेस हैं, तो एक प्रोफिनेट को इंटरफेस को कैरी आउट करने के लिए 2 पोर्ट हैं। तो आप इंटरफेस को जो आईपी असाइन करोगे, X1 को जो आप आईपी असाइन करोगे, दैट इज कॉमन फॉर बोथ द पोर्ट। तो नॉर्मल एक्स्ट्रा आपको इसलिए मिला है ताकि अगर आपके पास रिंग वगैरह बनाना हो तो एक एक्सटर्नल स्विच की जरूरत आपको ना पड़े, क्योंकि आगे आप नॉर्मली आप जो आगे HMI भी देखोगे उसमें भी 2 पोर्ट होते हैं। इंटरफेस एक ही होता है, पोर्ट 2 होते हैं। इधर रिमोट स्टेशन भी लगा हुआ है, इंटरफेस एक ही है, पोर्ट 2 है। तो आप नॉर्मल रिंग इजीली बना सकते हो, ठीक है। वरना अब जैसे 1200 से करना है, 1200 में आपको एक से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट करना हो तो आपको स्विच चाहिए। विदाउट स्विच आप नहीं कर पाएंगे। तो वो फिजिबिलिटी आपको 1500 में मिलता है। अब सेम अगर X2 से करना है तो कोई ऑप्शन नहीं है। X2 से फिर आपको उसके लिए स्विच डालना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी तो दोनों की आईपी अलग हो जाएगी। 192.168.0.1 बाय डिफॉल्ट यही होता है, और दूसरे वाले का 192.168.1.1, करेक्ट। तो आगे वैसे बात करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि मेरा कि अभी सपोज करिए 2 पीएलसी लगा हुआ है, 2 1500 के पीएलसी हैं। दोनों 1500 के पीएलसी के बीच में मैंने कम्युनिकेशन X1 इंटरफेस से कराया हुआ है, ठीक है। इसके X1 से केबल गया, उसके X1 में चला गया। X2 इंटरफेस का केबल मैंने पीसी में लगा रखा है, पीसी से लगा रखा है, ठीक है। अब क्या मैं दूसरे वाले पीएलसी में डाउनलोड कर सकता हूँ? नहीं। कॉन्फ़िगर्ड है तो कर आर्किटेक्चर समझ आया? एक ही प्रोजेक्ट में मेरे पास दोनों पीएलसी हैं। दोनों पीएलसी आपस में X1 पोर्ट से कनेक्टेड हैं, और मेरे को X2 पोर्ट से मैंने पीसी में ले रखा है, ठीक है। अब मतलब दोनों के बीच के नेटवर्क के में मेरा कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। तो क्या मैं इस पीसी से दूसरे वाले पीएलसी में डाउनलोड कर सकता हूँ? नहीं। टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर्ड है तो कर सकते हैं। टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर्ड है तो कर सकते हैं, कैसे? अगर दोनों सीपीयू एक ही प्रोजेक्ट में है और टोपोलॉजी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है तो आप डिफरेंट पोर्ट से उस वाले पोर्ट पे जा सकते हो ऑनलाइन और डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड तो कर सकते हैं, ऑनलाइन कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पॉसिबल है। टोपोलॉजी भी आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको राउटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, वो टोपोलॉजी आई मींस राउटिंग, ठीक है। तो वो पॉसिबल है। हाँ, बाय डिफॉल्ट अभी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में दिखाऊंगा, मतलब जब 2 पीएलसी कम्युनिकेट कराएंगे ना उस टाइम आपको दिखाऊंगा। तो
एक पीएलसी जो 1500 का पीएलसी है, इसको एज अ राउटर भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जो आप वर्ड देखते हो राउटर का मतलब ही क्या है? यही तो मतलब होता है रूटिंग कि जो दो डिफरेंट नेटवर्क है उनके बीच को कनेक्ट करना है, जो राउटिंग आप बोलते हो। तो यस, आप भले ही आप पीसी से अलग नेटवर्क से कनेक्टेड हो बट दूसरे में डाउनलोड कर सकते हो। उस केस में ये वाला पीएलसी एज अ राउटर काम करेगा। तो सेट ऑफ प्रोसीजर्स है, वो प्रोसीजर फॉलो करने पे हो जाता है। इवन प्रॉफिनेट तो छोड़ दीजिए, अभी आप सपोज करिए ये पीएलसी है, आप HMI प्रॉफिबस से कनेक्टेड है, HMI का कनेक्शन प्रॉफिबस से है, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। वो भी डाउनलोड किया। ठीक है, अच्छा हाँ, ईथरनेट से सीपीयू कनेक्ट है पीसी से, फिर भी हो जाएगा। फिर भी हो जाता है। तो बट उसको एज अ राउटिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, फिर पॉसिबल। राउटिंग कॉन्फ़िगर मतलब नेट बनाना पड़ता है, वो दिखा दूंगा। क्योंकि कभी बहुत टाइम यूज जाता है, क्योंकि बहुत जगह देखा है वो बेचारे केबल इधर उधर बदलते रहते हैं। इसमें डाउनलोड किया, फिर उसमें केबल लगाया, एक साथ ही हो सकता है। टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो रूल्स इतने ही हैं, ज्यादा रूल्स नहीं है 1500 में। सिर्फ स्लॉट नंबर 1 पे आपको सीपीयू देना है कंपलसरली। उसके बाद पावर पीएस कनेक्ट करना है, राइट साइड में 2 कर सकते हैं अगर जितना पावर डिसिपेट हुआ है उसके बाद। उसके अलावा कोई सा भी मॉड्यूल आप कहीं पे भी लगाइए, लेकिन लिमिटेशन। सर मेरा एक डाउट था, मैंने मैनुअल में देखा था कि जो 30 मॉड्यूल है उसमें 16 AIO का दे रखा था कि उससे ज़्यादा एक में नहीं लगा सकते, ऐसा है क्या? 16 एनालॉग इनपुट। हाँ कितने टाइप के, मतलब मॉड्यूल की बात करें, चैनल की बात? कार्ड की, जैसे 30 कार्ड हम ऐड कर सकते हैं ना, टोटल 30 कर सकते 30 AI मॉड्यूल कर सकते हैं क्या लगातार? नहीं हो पाती, लगातार तो नहीं कर सकते। हाँ वही नहीं हो पाता। बीच में तो पीएस वो- लगेगा ही लगेगा। मैक्सिमम रेंज का कुछ दे देता है। नहीं एक्चुअली वो रीजन नहीं है उसमें। AI का जो कंजप्शन है DI के कंपैरेटिवली, हाँ, तो 31 जो नोड्स हैं ये उसके डाटा बाइट्स हैं एक्चुअली। डाटा बाइट्स में जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो फिक्स है कि 32 स्लॉट में कितने नंबर ऑफ बिट्स आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। AI के केस में वो 4 टाइम्स हायर है। मतलब एक DI मॉड्यूल अगर 32 बिट का है तो एक AI मॉड्यूल मे बी प्रोबेबली वो 64 या 128 बिट्स का है। तो आपको एक्सटेंशन स्लॉट में वो 31 कॉन्फ़िगर नहीं करने देगा, कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। नंबर ऑफ बाइट्स जो एक्सेस है आईओस वो उसका डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ AIs कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाता है। नहीं, वो तो फिर चैनल डेंसिटी उस हिसाब से डिसाइड किया गया है ना, इसलिए आपको DI ज्यादा वाले मिलते हैं, 64 के DI मिलते हैं, ज्यादा 32 के मिलेंगे, मिलते analog हैं, कम। AI 8 वाले मिलते हैं। तो एक बार अभी 16 लेके देख लेंगे, वो भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आईओ एड्रेसिंग तो ये क्या पॉइंट एड्रेस करने वाली नहीं है। मींस जो आप 1500 में आईओ एड्रेसिंग आपको असाइन होता है वो कंसेक्यूटिवली असाइन होता है। अगर आपने 1200 में देखा होगा तो आपने DI लिया 01 मिल रहा होता है, उसके बाद कोई एनालॉग इनपुट डाल दिया वो 64 मिल रहा होता है ना? तो 1500 में आपको कंसेक्यूटिवली एड्रेसेस मिलेंगे। अगर आपका फर्स्ट DI लिया 01 लिया, देन अगर आपने एनालॉग इनपुट लिया तो 23 से मिलेंगे। सेम इंस्टॉलेशन माउंटिंग, इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक रैक नहीं चाहिए, सिंपल प्रॉफी रेल अवेलेबल है इस टाइप का, इस पे आप माउंटिंग कर सकते हैं। एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कैसे कनेक्ट होंगे? वाया बस कनेक्टर। तो ये नॉर्मल जैसे 300 में U कनेक्टर था, उसका ये आप समझ लो ये रिप्लेसमेंट एज अ बस कनेक्टर। तो बस कनेक्टर कहाँ पे लगेगा? आप अगर आप देखोगे आपके बैक प्लेन में या CPU के बैक साइड में स्लॉट्स अवेलेबल होंगे। तो एक साइड बस कनेक्टर का, एक साइड CPU के राइट साइड में, और जो नेक्स्ट मॉड्यूल है उसके लेफ्ट साइड। इस तरह से एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। करेक्ट? इंस्टॉलेशन दोनों टाइप के पॉसिबल हैं, वर्टिकली भी पॉसिबल हैं और हॉरिजॉन्टली भी पॉसिबल है।
ये दिस इज अबाउट फ्रंट कनेक्टर। तो जो आप वायरिंग के लिए फ्रंट कनेक्टर यूज करते हो, फ्रंट कनेक्टर इसमें दो टाइप के पोजीशन पॉसिबल हैं। एक हम बोलते हैं वायरिंग पोजीशन और दूसरा बोलते हैं ऑपरेटिंग पोजीशन। बस कहने की बातें ये है कि जैसे ये मॉड्यूल आप अभी जो लगाए ये एक्चुअल कनेक्शन है। वायरिंग पोजीशन पे रखने पे ही आप कमांड दोगे तो सीपीयू उसको कंप्लीट कर पाएगा। लेकिन जब आप वायरिंग कर रहे होंगे, वायरिंग कैसे करोगे इस फ्रंट कनेक्टर को? तो इसका यहाँ पे ना, इसको आप प्री वायरिंग पोजीशन में रख सकते हो। प्री वायरिंग का कहने का मतलब हो गया कि उस टाइम पे ये इसके बैकप्लेन से कनेक्टेड नहीं होगा, तो इन केस अगर फील्ड में कुछ शॉर्ट वॉट भी हुआ तो सीपीयू को डैमेज नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे ना इसके स्लॉट्स हैं, ये दिख रहे हैं ना, ये स्लॉट्स। तो एक जब रखना होता है तो ये नीचे वाले जो स्लॉट्स है ना, उसमें अगर आप प्लेस करोगे तो वो वायरिंग पोजीशन में चला जाएगा। ऊपर वाले स्लॉट में रखोगे, इधर बाहर की तरफ एक स्लॉट निकला हुआ है, इस पे रखोगे तो ये प्री वायरिंग पोजीशन पे होगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये प्री वायरिंग पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे आप फ्रंट कनेक्टर रखिए, वायरिंग वगैरह कंप्लीट करिए, लूप टेस्टिंग वगैरह करने के बाद वापस से लैच को रिलीज करिए और इसको एक्चुअल पोजीशन पे डाल दीजिए। ये इसका एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है। तो फ्रंट कनेक्टर भी आपको एक ये स्क्रू टाइप का है, उसके बाद वो पुश टाइप का मिलता है, टिप टाइप का। और क्या है, इसके स्पेयर पार्ट में आपको जंपर लिंक मिल जाएंगे। जंपर लिंक इज नथिंग, नॉर्मली आप वायरिंग करते हो, वायर आपको डालना पड़ता है लूप करने के लिए, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग लूप्स आप लिंक डाल दो। तो जैसे सपोज करिए इधर भी आपको 24 वोल्ट चाहिए, इधर भी 24 वोल्ट चाहिए, तो एक्स्ट्रा वायर डालने की जरूरत नहीं है, बस ये लिंक को इंसर्ट कर दो तो आपस में वो शॉर्ट हो जाएंगे। करेक्ट। नीचे यहाँ पे आपके पास आप केबल टाई भी डाल सकते हो, क्योंकि अगर आप नॉर्मली जो वायर डालोगे, अगर 32 चैनल का 32 वायरिंग करोगे तो काफी क्या बोलते हैं उसको, ठीक हो जाएगा ना। तो उसको आप टाइट कर दो तो फिर उसके अंदर ही रहेगा और बाद में आपको फ्रंट कनेक्टर भी लगा सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे सीट एंड रिलीफ भी दिया होगा वायर को टाइडी करने के लिए आपको। करेक्ट। सेम कॉन्सेप्ट आप डीओ के लिए भी यूज कर सकते हो, एआईओ के लिए। डिस्प्ले को आप स्पेयर भी ऑर्डर कर सकते हो। डिस्प्ले का भी अपना खुद का एक एमएलएफ देना पड़ता है। करेक्ट। तो 1.36 दो फॉर्म में अवेलेबल है इन्वेस्टिव, 1.36 इंच अप टू CPU 1513, उसके बाद ये बड़ा वाला दैट इज 2.4 इंच। करेक्ट। हैज इट्स ओन MLFB। CPU कैन बी ऑपरेटेड विदाउट द डिस्प्ले। ठीक है। आप डिस्प्ले हटा रहे हो लगा रहे हो, वो CPU का ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है। मल्टीलिंगुअल डिस्प्ले, एक से ज्यादा लैंग्वेज में डिस्प्ले कर सकते हो, अलार्म एक्नॉलेज कर सकते हो, वहां से बैकअप ले सकते हैं, कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं। कितने सारे ऑप्शंस हैं वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिख जाएंगे। तो आप जैसे CPU को पावर ऑन करोगे आपके पास ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, लाइक ओवरव्यू, डायग्नोस्टिक, सेटिंग, मॉड्यूल, डिस्प्ले। करेक्ट। ओवरव्यू में क्या क्या मिलेगा, लाइक इन्फो ऑन CPU। तो एक तरह से कहें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम साइट पे जा रहे हो तो आपको ध्यान दे, अगर अपलोड करना है या डाउनलोड करना है तो आपको प्रीवियस किससे डाउनलोड अपलोड हो रखा है वो आपको ध्यान रखना पड़ता है ना। डाउनलोड के केस में तो नहीं, अपलोड के केस में कंपल्सरली ध्यान रखना पड़ता है। तो वो इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले पे ही मिल जाएगा।
1200 में आपको वो कनेक्ट करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर कनेक्ट करना पड़ेगा, देन ही आप कुछ कर पाएंगे। प्रोग्राम प्रोटेक्शन, किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन है क्या, वो यहाँ से पता लग जाएगा, या फिर बाहर में ना लॉक का साइन भी बन के आ जाता है, तो उससे पता लगता है सीपीयू प्रोटेक्टेड है। तो प्रोटेक्शन लाइक आप नो हाउ प्रोटेक्शन किए हुए हैं या फिर बाइंडिंग किए हुए हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। मेमोरी कार्ड का इन्फॉर्मेशन, कितना साइज का है, मेमोरी कार्ड का सीरियल नंबर वगैरह क्या है, वो सारा मिल जाएगा। फेलसेफ सीपीयू है तो इनेबल्ड है, डिसेबल्ड है, फेलसेफ ऑपरेशन वो दिख जाएगा। डायग्नोस्टिक्स, कुछ अलार्म्स हैं लाइक आपका प्रोग्रामिंग एरर वगैरह है, रिमोट स्टेशन फेलियर वगैरह है, वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। डायग्नोस्टिक बफर, लेटेस्ट एंट्री, वो भी मिल जाएंगे आपको, करेक्ट। इवन वॉच टेबल भी कॉन्फ़िगर आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने जो सीपीयू में लिया है वॉच टेबल, प्रोग्राम में वॉच टेबल, वो आपको सारे दिखेंगे, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअली आपको आके डिस्प्ले में अटैच करना पड़ेगा, जो वॉच टेबल आप अटैच करेंगे सिर्फ और सिर्फ वही दिखेगा। समझे इस बात को? लिमिटेशन हो गया ना कुछ, मतलब कि आप नॉर्मल वॉच टेबल सॉफ्टवेयर में लेते हो, वो सारे के सारे वॉच टेबल बाय डिफॉल्ट नहीं दिखेंगे आपको डिस्प्ले में आगे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, कौन सा वॉच टेबल आपको देखना है वही देख पाएंगे आप। तो वो चीज़ पॉसिबल डिस्प्ले से है कि सॉफ्टवेयर से? सॉफ्टवेयर डिस्प्ले में सिर्फ आप देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सारे के सारे सॉफ्टवेयर से ही होगा। साइकिल टाइम, लास्ट साइकिल एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगा वो दिख जाएगा आपको। मेमोरी कितना है, अच्छा कौन कौन सी मेमोरी है सीपीयू में? वर्कलोड, वर्क एंड लोड, और कोई? एक मेमोरी और है, वर्क मेमोरी, लोड मेमोरी, अभी मेमोरी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लोड मेमोरी क्या है, वर्क मेमोरी क्या है। तो करंट मेमोरी कंजप्शन कितना है, लोड मेमोरी कितना कंज्यूम हुआ है, वर्क मेमोरी दो टाइप के होते हैं, कोड वर्क मेमोरी, डेटा वर्क मेमोरी, वो कितना कंज्यूम हुआ है, और रिटेंटिव मेमोरी कितना कंज्यूम हुआ, वो भी आपको दिख जाएगा। सेटिंग, एड्रेसेस, मतलब आप आईपी एड्रेस सेट कर सकते हो, लेकिन हाँ डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको आपके प्रोजेक्ट में वो अलाउंस देना पड़ेगा। अदरवाइज अभी मैं करने जाऊंगा तो ये लिखेगा आईपी एड्रेस प्रोटेक्टेड, आईपी एड्रेस इज राइट प्रोटेक्टेड, तो आपको सॉफ्टवेयर में जाके इनेबल करना पड़ता है, तभी जाकर के आप आईपी एड्रेस चेंज कर पाएंगे डिस्प्ले से। डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग मोड, स्टॉप से रन कर सकते हैं आप, सीपीयू को रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। अनलॉक डिस्प्ले, पासवर्ड वगैरह डालना है, बैकअप भी ले सकते हो आप, फर्मवेयर अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। बैकअप तो कार्ड में ही करता होगा, बैकअप का सारे ऑपरेशन कार्ड में ही, इसमें कुछ नहीं है, डिस्प्ले सिर्फ आपको वो फंक्शनलिटी करके देता है, होता सब कार्ड में ही। अब फर्मवेयर अपडेट करना है तो फर्मवेयर अपडेट करना डायरेक्ट नहीं होगा, आपको पहले कार्ड को फर्मवेयर अपडेट मोड पे रखना पड़ेगा, तभी फर्मवेयर अपडेट कर पाएंगे। मॉड्यूल का स्टेटस, मॉड्यूल्स मतलब आपने कौन कौन से मॉड्यूल लगा रखे हैं, लाइक सेंट्रल मॉड्यूल से अगर 4 मॉड्यूल लग रखे हैं, चारों का MLFB वगैरह सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ओके। और डिस्प्ले की सेटिंग, तो इसका ब्राइटनेस, पासवर्ड, लैंग्वेज, ये सारा, तो डिस्प्ले इज ओनली डेडिकेटेड फॉर दिस। बाकी के ऊपर के ऑप्शन ये आपको दिखेंगे सीपीयू से रिलेटेड। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, आपको डिस्प्ले यूज करना नहीं आता या फिर आपने देखा नहीं है, आप साइट पे जा रहे हो डिस्प्ले, तो सीमेंस आपको एक सिमुलेटर भी देता है ना, तो वो भी आप यूज करके टेस्ट कर सकते हो। ये देखिए, डिस्प्ले सिमुलेटर स्मार्ट असिस्टेंट, एंट्री आईडी आप नोट कर सकते हैं, ये
तो इसमें आप नेविगेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज टाइप का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा सीपीयू चाहिए आपको, वाइड रेंज वाला चाहिए या नैरो वाला चाहिए, ठीक है। सीपीयू लिया और एक्सप्लोर सीपीयू। तो अभी ये आपका फ्रंट डिस्प्ले है, तो इस पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कौन से मोड में है सीपीयू, ठीक है। वर्जन, फर्मवेयर वर्जन क्या है, एमएलएफपी नंबर क्या है, आगे आईपी एड्रेसेस क्या कॉन्फ़िगर हैं, और आप जैसे एक्चुअल में सीपीयू को नेविगेट करोगे सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे इन्फॉर्मेशन में भी आपने देखा था, ये देखिए पीएलसी से रिलेटेड जो जो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ दिख जाएंगे। प्रोजेक्ट नेम क्या है, वर्जन क्या था, स्टेशन नेम, मॉड्यूल टाइप, ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। प्रोग्राम प्रोटेक्शन, नो हाउ प्रोटेक्शन, बाइंडिंग क्या है, कार्ड फिक्स कर दे, सीरियल नंबर 1। आप जो इस पे मेमोरी कार्ड लगा हुआ है उसको आप सीपीयू के साथ फिक्स कर सकते हैं, या सीपीयू को मेमोरी कार्ड के साथ फिक्स कर सकते हैं, करेक्ट। मेमोरी कार्ड ये रहा, कौन से कार्ड का है, अवेलेबल मेमोरी, यूज मेमोरी, फ्री मेमोरी, वो जो भी अभी आपको बताया वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं। ये डायग्नोस्टिक में रहा, अलार्म, डायग्नोस्टिक बफर, वॉच टेबल, साइकिल टाइम, वॉच टेबल। तो जस्ट अगर फर्स्ट टाइम यूजर के लिए ये आप रेफरेंस में दे सकते हो। इसका एंट्री आईडी नोट कर लीजिए, 109 10976 1758, यहाँ से आप नोट भी कर सकते हो। करेक्ट। Then now concept of memory card. मेमोरी कार्ड से आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो पहला मेमोरी कार्ड के हार्डवेयर में क्या होगा, मेमोरी कार्ड के हार्डवेयर में आपको नॉर्मली सीरियल नंबर दिखेगा, सीरियल नंबर ऑफ एसएमसी कार्ड। एसएमसी कार्ड में सिमेट्रिक मेमोरी कार्ड। तो अलग अलग रेंज में अलग अलग आपको कार्ड दिखेंगे। जैसे 300 में हम क्या बोलते थे, 300 में जो कार्ड लगता है उसको क्या बोलते हैं, एमएमसी कार्ड, माइक्रो मेमोरी कार्ड। 400 में फ्लैश कार्ड, 400 में दो टाइप के कार्ड होते हैं, है ना। एक तो हो गया SSRAM और फ्लैश, SSRAM और फ्लैश, एसएस रैम और फ्लैश। तो एसएस रैम इज रैम टाइप, फ्लैश इज रोम टाइप, है ना। देन 1200 और 1500 में एक ही टाइप का कार्ड यूज होता है, दैट इज एसएमसी, ठीक है। लेकिन 1200 में मेमोरी कार्ड यूज करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उसमें आप देखोगे उसमें बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड लोड मेमोरी होता है 4 MB का। लेकिन 1500 में किसी भी तरह का कोई लोड मेमोरी नहीं होता है। तो अगर आपको 1500 सीपीयू ऑपरेट करना है तो कंपलसरली आपको मेमोरी कार्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेमोरी कार्ड लगाने से क्या होता है, इसमें ये जो मेमोरी कार्ड लगाओगे इसमें जो मेमोरी है ये आपकी लोड मेमोरी है। तो जितने MB का कार्ड आप लगाओगे उतना लोड मेमोरी उस सीपीयू का होगा। अब मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, कोई गेस? 48 MB। और कोई? थ्री 300 में कितना मैक्सिमम लगा सकते थे, ध्यान है? 8 MB लगा सकते थे उसमें, 8 MB तक ही एक्सटेंड कर सकते थे अपलोड मेमोरी का। 1500 में ये कार्ड आप मैक्सिमम लगा सकते हो 32 GB। 32 GB, 32 GB।
ठीक है। तो आप जो भी कार्ड लोगे उसका सीरियल नंबर मेंशन होता है, SMC करके मेंशन होगा, उसके नीचे साइज मेंशन होगा, ठीक है। इसमें एक स्विच भी रहता है व्हाइट कलर का। ये स्विच क्या डिनोट करता है? इस स्विच से आप राइट प्रोटेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे लॉक का ऑप्शन है, अगर आपने इसको नीचे कर दिया तो इसका मतलब मेमोरी कार्ड आपका लॉक हो गया है। फिर आप प्रोग्राम को डाउनलोड करो, डाउनलोड होगा नहीं, वो लिख के आएगा मेमोरी कार्ड इज राइट प्रोटेक्टेड। अनलॉक के लिए फिर ऊपर करना होगा। अनलॉक के लिए फिर ऊपर करना। तो जब आप CPU में कार्ड को डाल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ये अनलॉक पोजीशन में है, करेक्ट। तो ये रहा, तो ये आप पढ़ भी सकते हो, स्लाइड स्विच फॉर राइट प्रोटेक्ट मस्ट नॉट बी राइट प्रोटेक्टेड। नाउ इसको आपको अगर इस कार्ड को एक्सेस करना है तो एक तो आप CPU में डायरेक्ट एक्सेस कर ही रहे हो, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट इसके कंटेंट को एक्सेस करना है तो आप इस कार्ड को किसी भी कार्ड रीडर के साथ एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी या कोई जो नॉर्मल मार्केट में कार्ड रीडर मिलता है उसके साथ एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे आप नॉर्मल पेन ड्राइव लगाते हो एज इट इज, इसको भी आप यूज कर सकते हो। बट अगर आप नॉर्मली पेन ड्राइव के थ्रू जैसा यूज कर रहे हैं तो बस ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेट मत कर दीजिएगा इसको। जैसे आप पेन ड्राइव में लगा के वो फॉर्मेट करते हो ना, वो नहीं करना है। अगर इस कार्ड को फॉर्मेट करना है तो आइदर TIA प्लेटफॉर्म का यूज करके ही फॉर्मेट करना है। TIA प्लेटफॉर्म का यूज करने का मतलब अगर आपने कार्ड रीडर में लगाया तो TIA पोर्टल ओपन करने के बाद ही जो करना है करना है, या फिर डिस्प्ले से आप फॉर्मेट कर सकते हैं, डिस्प्ले से फॉर्मेट कर लीजिए। लेकिन कभी भूल से भी विंडोज एक्सप्लोरर में जा करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट मत करिए, कार्ड करप्ट हो जाएगा, दोबारा यूज नहीं होगा। क्योंकि जब TIA इसको या डिस्प्ले जब इसको फॉर्मेट करता है ना तो कुछ अननेसेसरी हिडन फाइल्स होते हैं जिससे ये कार्ड CPU से कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो जब आप विंडोज एक्सप्लोरर से करते हैं तो वो सारा का सारा कंटेंट ही रिलीज कर देता है, फिर आप यूज करने के लायक नहीं रह जाएगा। और सेकंड कि जब भी कार्ड को आप रिप्लेस कर रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा कि पावर ऑफ हो, क्योंकि 1500 में तो मतलब ही नहीं है ना, आप कार्ड निकाल रहे हैं मतलब आपका CPU में कुछ है ही नहीं, तो इससे बेटर है कि आप पावर ऑफ करो फिर निकालो। तो सर इसका प्रोग्राम अगर हम कार्ड के थ्रू कॉपी करके और दूसरे कार्ड में नए कार्ड में डाल दें तो अदर हार्डवेयर में एक्सेस हो जाएगा। हाँ, आप कार्ड को कॉपी पेस्ट वो सब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इवन आप चाहो तो कार्ड रीडर के साथ एक्सेस करके फाइल को सारा डिलीट कर दो, वो भी चलेगा, बस फॉर्मेट नहीं करना है, ठीक है। तो इस कार्ड की ना 3 प्रॉपर्टी होती है। इस कार्ड की 3 प्रॉपर्टी, एक हम बोलते हैं प्रोग्राम मोड, दूसरा ट्रांसफर मोड और तीसरा फर्मवेयर अपडेट। करेक्ट। प्रोग्राम मोड का मतलब क्या है? अगर आपको कार्ड में प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको इस कार्ड को प्रोग्राम मोड में रखना पड़ेगा। अब लेकिन प्रोग्राम मोड में चेंज कैसे करेंगे? किसी के पास कार्ड रीडर है क्या? डायरेक्ट है ना, ठीक है। अभी आप लोग ना अपने कार्ड को लगाइएगा, अगर डिटेक्ट करता है तो TIA पोर्टल में जा करके ना राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइएगा, तो प्रॉपर्टीज में आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। वहां पे आप डिसाइड करोगे इस कार्ड को कैसे यूज करना है। प्रोग्राम में यूज किया, दैट मीन्स आप इस कार्ड में प्रोग्राम को लोड कर सकते हो, ठीक। जो भी आप सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करोगे तो वो इस कार्ड में जा रहा है। तो 1500 में आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको प्रोग्राम मोड में ही रखोगे तभी आपका कार्ड में प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है। 1200 में वो प्रेफरेंस आपको मिलता है क्योंकि 1200 में 2 मेमोरी है, एक इंटीग्रेटेड है और फिर आप इसको एक्सटेंड भी कर रहे हो। तो वहां पे आपके पास ऑप्शन है कि आपको इंटरनल में प्रोग्रामिंग करनी है या कार्ड में प्रोग्रामिंग करनी है। तो उस कार्ड में, उस टाइप में अगर आपने इसको प्रोग्राम मोड में रखा है तो सारी की सारी प्रोग्रामिंग इस कार्ड में हो रही होगी। दूसरा मोड आता है ट्रांसफर। ट्रांसफर किस लिए? ट्रांसफर का मतलब हो गया कि अभी जो इसमें प्रोजेक्ट है वो आप CPU में ट्रांसफर कर रहे हो। तो अगेन 1200 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आपके इस कार्ड में
प्रोग्राम है, आपने क्या किया, इस कार्ड का टाइप चेंज करके ट्रांसफर कर दिया, दूसरे सीपीयू में लगा दिया। अब इसमें जो कार्ड है, जिसमें जो प्रोग्राम है, वो ट्रांसफर हो जाएगा उसके इंटरनल मेमोरी में। ट्रांसफर का एक और बहुत मेजर रोल है, तो बता सकता है प्रोग्राम के अलावा रिसेट करने के लिए पासवर्ड अगर आप भूल जाते हो, तो आपने सपोज करिए कंट्रोलर में पासवर्ड वगैरह लगा रखा है और अभी आप भूल गए हो, आपको हटाना है पासवर्ड, ब्लैंक सीपीयू डाल तो मेमोरी कार्ड डाल के आप क्या करोगे, ब्लैंक मेमोरी कार्ड को ट्रांसफर मोड में डाल दोगे। उसके बाद आप सीपीयू में डालोगे तो ब्लैंक प्रोग्राम आपके इंटरनल मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगी, तो पहले वाला जो पासवर्ड है वो निकल जाएगा, लेकिन हाँ प्रोग्राम नहीं बचेगा। प्रोग्राम नहीं बचेगा। तो अगर आपने फॉरगेट पासवर्ड करना है या सीपीयू को फॉर्मेट करना है, रीसेट करना है, तो उस केस में ट्रांसफर मोड से कर सकते हैं। तीसरा, फर्मवेयर अपडेट। पहले फर्मवेयर अपडेट होता क्या है? फर्मवेयर क्या होता है? हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर, अब जैसे कि नॉर्मली क्या है ना, अब जैसे अगर आप ये 1516 देखोगे तो इसका MLFB नंबर लिखा हुआ है, ये है ना 3AN00 है, ठीक है। तो जो फर्स्ट कंट्रोलर बना 1516 का एक MLFB नंबर के साथ बना 3AN00, तो कुछ बेसिक फंक्शनलिटी के साथ उन्होंने मॉड्यूल लॉन्च कर दिया। अब ओवर अ टाइम कुछ फंक्शनलिटी उन्होंने ऐड किया, तो ऐड किया तो क्या नया मॉड्यूल नहीं देंगे वो आपको, उस फंक्शनलिटी के साथ एक फर्मवेयर वर्जन रिलीज करते हैं। तो अगर आपको वो फंक्शनलिटी अवेल करना है तो वो फर्मवेयर आपको इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। नॉर्मल आपके जो एंड्रॉइड और iOS के अपडेट आते हैं, आप क्या करते हो, हार्डवेयर तो चेंज नहीं करते हो ना, सिर्फ और सिर्फ वो फर्मवेयर फाइल इंस्टॉल करते हो, तो आपको वो फंक्शनलिटी मिल जाती है। सेम केस यही कि अगर आपके पास हार्डवेयर अवेलेबल है, अगर वो फंक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आपको पता लगता है कि इस हार्डवेयर में वो फंक्शनलिटी अवेलेबल है, तो आपको वो स्पेसिफिक फर्मवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लाइक अगर आपको इस PLC से OPC UA करना है, ठीक है, सर्वर क्लाइंट करना है OPC UA से, तो जो ये हार्डवेयर है ना 2AN00 इसमें पॉसिबल नहीं है, लेकिन वही वर्जन 2.6 में पॉसिबल है, तो आपको 2.6 फर्मवेयर वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्मवेयर अपडेट कैसे करेंगे? तो जो फर्मवेयर फाइल अवेलेबल है, जैसे अब 2AN06 के लिए फर्मवेयर फाइल आएगी ना, वो फर्मवेयर फाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो डाउनलोड करके इस कार्ड में रखना पड़ेगा, और इस कार्ड की प्रॉपर्टी उस टाइम पे क्या होगी, फर्मवेयर अपडेट। फर्मवेयर अपडेट प्रॉपर्टी में डाल के वो कार्ड में डाल दीजिए, और इसमें आप सीपीयू में डाल दीजिए, सीपीयू ऑटोमेटिक फर्मवेयर अपडेट फर्मवेयर फाइल को डिटेक्ट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा फर्मवेयर अपडेट। ये करके भी देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन हाँ, जब फर्मवेयर अपडेट हो रहा हो, ध्यान रखिए सीपीयू का पावर ऑफ नहीं होना चाहिए, तो चांसेस होता है कि वो बिल्ड में चला जाए, ठीक है, वो बूटिंग ही होता रह जाएगा, ऐसे चांसेस हो जाते हैं। नॉट फॉर सीमेंस, किसी भी वेंडर का किसी भी प्रोडक्ट अगर आप फर्मवेयर अपडेट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम ऑन कर रहे हैं तो बूटिंग में जाता है, तो बूटिंग हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, नहीं हुआ तो चांसेस होता है कि वो बूटिंग में ही रह जाए। करेक्ट। तो यहाँ पे यूज लिखा हुआ है मेमोरी कार्ड का, एक लोड मेमोरी आपको समझ आ गया, ठीक है। तो देखिए 1500 में लोड मेमोरी लिखा हुआ है, 1200 में एक्सटर्नल लोड मेमोरी लिखा हुआ है। फर्मवेयर अपडेट समझ में आ गया। डॉक्यूमेंटेशन 32 GB का कार्ड है, ठीक है, आप कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी स्टोर करके रख सकते हो, आर्काइव करके रख सकते हो, या फिर जो आप ट्रेसेस वगैरह बनाते हो वो रख सकते हैं इसमें। ट्रेस कॉन्फ़िगर किया है तो 512x10 मतलब फिक्स मेमोरी है, उतना तक आप मेमोरी कार्ड में डाल सकते हो। ऑटो ट्रेस कॉन्फ़िगर्ड होके ऑटो सेव हो सकते हैं, ऑटो ट्रेस सेव हो सकते हैं, ऑटो ट्रेस दिखाऊंगा सेव हो सकता है, लेकिन आपको ट्रिगर बिट देना पड़ेगा कि जब वो फॉल्ट आया तभी वो सेव होगा ट्रेस। हाँ, बाय डिफॉल्ट कोई ट्रिगर बिट देगा, हो सकता है 10 आप सेव कर सकते हैं, 10 और वो साइक्लिक रहेगा। नहीं, आप जो ट्रिगर देते हो ना
ट्रिगर का ऑप्शन होता है कि ऑलवेज ट्रू पे सेव करना है या फॉलिंग एज पे करना है या राइजिंग एज पे करना है। सपोज मैंने एक ट्रिगर देके मैं उसको ट्रिगर कैसे ऑलवेज ऑन दिया है या पॉजिटिव एज दिया है? पॉजिटिव एज लगा लिया, ऑलवेज है, ऑलवेज ऑन लगा दिया ना आपने, कंटीन्यूअस चल रहा तो है, जब तक वो ऑन है तब तक वो ट्रेस करता रहेगा। अब वो साइक्लिक होगा या मतलब ओवर द टाइम जब मेमोरी फुल हो जाएगी तो फॉल्ट जनरेट कर देगा? 10 ट्रेस वो सेव करेगा, फॉल्ट जनरेट नहीं करेगा। 10 ट्रेस वो सेव करके रिकॉर्ड करके रख लेगा, बस फॉल्ट वर्ड वो जनरेट नहीं करेगा। कितने टाइम के लिए इसका? हमेशा पड़ा रहेगा आपके पास। आपके पास जब आप सेव कर रहे होते हैं ना, बट उसमें ऑप्शन आता है कि आपको ट्रेस को ओवरराइट करना है या डिलीट करना है। एग्जैक्टली। तो अगर ओवरराइट कर रहे हो तो नया नया वाला आपको मिलता जाएगा, चेंज होता है। और डिलीट किया तो 10 के बाद वो सेव ही नहीं करेगा। तो ट्रेस हम देखेंगे उसमें बेटर। ओके, मेमोरी कार्ड बाइंडिंग कर सकते हो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए कि इस कार्ड को पर्टिकुलर सीपीयू से आप बाइंड कर सकते हो। तो इसमें लगाओगे तभी वो चलेगा प्रोग्राम, दूसरे में लगाएंगे तो नहीं चलेगा। अनलिंक्ड डीबी, ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन। ये क्या है? अनलिंक्ड डीबी का मतलब हो गया अब नॉर्मल, अच्छा इसके लिए मेरे को वो एड्रेस करना पड़ेगा टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो एक मेमोरी तो आपने देख लिया, दैट इज लोड मेमोरी। लोड मेमोरी क्या है? लोड मेमोरी जस्ट लाइक हार्ड डिस्क ऑफ योर सीपीयू, है ना। इसमें जो भी आपका यूजर का फाइल होता है वो कहाँ जाता है? हार्ड डिस्क में जाता है ना। तो सेम आप किसी भी तरह का कोई सा भी प्रोग्राम लिखते हो, प्रोग्राम किस में लिखोगे आप? ओबी में लिखोगे, एफबी में लिखोगे, एफसी में लिखोगे, डीबी में लिखोगे, वो सब के सब कहाँ स्टोर होंगे? लोड मेमोरी में स्टोर। ठीक है, तो लोड मेमोरी आप जो साइज का आपका कार्ड है उतना लोड मेमोरी उसका होगा। देन वर्क मेमोरी। वर्क मेमोरी दो टाइप के हैं, एक कोड वर्क मेमोरी और एक डेटा वर्क मेमोरी। तो वर्क मेमोरी को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर इस पर्टिकुलर फर्मवेयर के लिए वर्क मेमोरी फिक्स है, जो अभी हाईएस्ट वाले पीएलसी आ रहा है ना, उसमें थोड़ा सा ऑप्शन आपको फिजिबल मिलता है कि आप फर्मवेयर अपडेट करते हो ना तो वर्क मेमोरी बढ़ जाता है। बट जो नॉर्मल पीएलसी हैं उसमें वर्क मेमोरी फिक्स है। अगर आपका वर्क मेमोरी फुल हो गया तो आपको कंट्रोलर ही चेंज करना पड़ेगा, एक्सटेंड नहीं कर सकते वर्क मेमोरी। कुछ पीएलसी में फर्मवेयर अपडेट करने के साथ वर्क मेमोरी बढ़ता है। तो बेसिक वाले फर्मवेयर में 25 KB, फिर 50 KB, फिर 75 KB ऐसा मिलेगा। तो वर्क मेमोरी आपको जनरली MB से मिलेंगे, 1 MB या 5 MB वैसा। सेम लाइक सीपीयू का कॉन्सेप्ट है। हार्ड डिस्क आपको 1 TB का मिलता है, लेकिन रैम आपको कितना मिलेगा मैक्सिमम? 32 तक, 64 तक, है ना। तो सेम वही। तो वर्क मेमोरी क्या करता है? वर्क मेमोरी वही काम करता है जो रैम पीसी में आपका रैम करता है। क्या करता है वो? इंस्टेंस मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है। अब जो आपने लोड मेमोरी डाल रखा है सीपीयू में, अब प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कराता है सीपीयू? एक ही बार में वो सारे के सारे टास्क को नहीं करता। वो टास्क को क्या करता है? ब्लॉक बाय ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूट करता है, और उस टास्क को जो एग्जीक्यूट करता है वो वाया वर्क मेमोरी करता है। तो अब वर्क मेमोरी में भी सेपरेशन है। ये सेपरेशन आपको 1200 में नहीं मिलेगा। 1200 में सिर्फ और सिर्फ वर्क मेमोरी लिखा रहता है। तो 1500 में एक कोड वर्क मेमोरी मिलेगा आपको और एक डेटा वर्क मेमोरी मिलेगा। कोड वर्क मेमोरी इज जस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ योर इंस्ट्रक्शन। आपने एनओ का इंस्ट्रक्शन लिया है, एनसी का लिया है, कोई एडिशन का ब्लॉक ले लिया, ये सारा के सारे क्या है? कोड्स है। ये जो कोड का एग्जीक्यूशन कौन करता है? कोड वर्क मेमोरी। लेकिन अगर आपने आप जैसे कोई एफबी लिया, अब एफबी लिया तो क्या है? एफबी में आप कोड भी लिखते हो, उसको कॉल करते हो, तो उसके साथ साथ में डीबी भी चाहिए होता है। तो एफबी का एग्जीक्यूशन करने के लिए कोड के साथ साथ एक डीबी भी लग रहा है। तो डीबी का एग्जीक्यूशन कौन करता है? डेटा वर्क मेमोरी। तो अगर आप एफबी एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपके दोनों मेमोरी कंज्यूम होंगे, डेटा वर्क मेमोरी भी होगा और कोड वर्क मेमोरी भी होगा। लेकिन अगर आप एफसी को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ कोड वर्क मेमोरी एग्जीक्यूट। तो कोड वर्क मेमोरी रिलेटेड टू योर कोड, एग्जीक्यूशन ऑफ योर कोड्स, डेटा वर्क मेमोरी एग्जीक्यूशन ऑफ योर डीबीज। तो उसमें अभी एक टर्म आ गया यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो अनलिंक्ड डीबी।
अब ये क्या चीज है, तो अभी सपोज करिए आप वो रेसिपी बनाते हो ना, अभी सपोज करिए रेसिपी में आपने 5 रेसिपी के लिए 5 डीबी बना रखा है, ठीक है, ABCDE करके मेरे पास 5 रेसिपी है। अब 5 रेसिपी में तो एट अ टाइम कोई एक ही रेसिपी चल रही होगी ना, उस टाइम पे बाकी 4 डीबी का क्या रोल है, कोई रोल है? नहीं है ना। तो अगर उसको मैं अब डीबी, अगर CPU रन कर रहा है तो डीबी तो प्रोसेस करेगा ही करेगा ना। अगर डीबी जब प्रोसेस कर रहा है तो पांचों के पांचों डीबी प्रोसेस करेंगे, तो जो 4 हैं वो तो अननेसेसरली वर्क मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है ना, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो मेरे को एक का ही काम है, बाकी 4 तो अननेसेसरी हैं। तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो अनलिंक्ड डीबी। तो अनलिंक्ड डीबी करने से क्या होता है कि वो डीबी वर्क मेमोरी में नहीं कॉल होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास लोड मेमोरी में रहेंगे। इवेंट बेस उनको कॉल कर सकते हैं, इवेंट बेस कॉल कर सकते हैं। अब वर्क मेमोरी में तो आ गया, तो आप कॉल कब करेंगे, तो आपके पास इंस्ट्रक्शन होते हैं रीड डेटा ब्लॉक, राइट डेटा ब्लॉक, तो वहां पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो कौन से डेटा ब्लॉक को कब रीड करना है। तो ये फंक्शन आप यूज कर सकते हो जब आपके पास वर्क मेमोरी बचा नहीं है। अगर वर्क मेमोरी इनफ है तो कोई इशू नहीं है, पांचों के पांचों को एग्जीक्यूट होने दो। अगर वर्क मेमोरी, क्योंकि वर्क मेमोरी आप बढ़ा नहीं सकते ना, नहीं बना सकते। तो उस केस में आप अनलिंक्ड डीबी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लोड मेमोरी, वर्क मेमोरी, और एक टाइप की मेमोरी होती है दैट इज रिटेंटिव मेमोरी। रिटेंटिव मेमोरी क्या है, अब हर एक पीएलसी में नंबर ऑफ बाइट्स फिक्स्ड हैं कि कितने बाइट्स डेटा को आप रिटेन कर सकते हो। रिटेन करने का मतलब क्या हुआ कि सीपीयू अगर पावर ऑफ हो जाए तो उसका वैल्यू जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी हर एक मेमोरी का फिक्स होता है, तो वो किस में आता है, रिटेंटिव मेमोरी। एक और हम मेमोरी बोलते हैं सिस्टम मेमोरी। तो सिस्टम मेमोरी लाइक वो आपको बताता है कि आप कितने इनपुट्स कनेक्ट कर सकते हो, कितने आउटपुट कनेक्ट कर सकते हो, कितने टाइमर, कितने काउंटर वो कनेक्ट कर सकते हो। तो ये भी आप नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ लोड मेमोरी एक्सपेंडेबल है, वर्क मेमोरी एक्सपेंडेबल है कुछ सीपीयू के लिए विद फर्मवेयर अपडेट, फिक्स फर्मवेयर के लिए नहीं बढ़ा सकते, और सिस्टम मेमोरी नहीं बढ़ा सकते, रिटेंटिव मेमोरी नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो आप चारों के चारों मेमोरी का ट्रैकिंग कर सकते हो, आइदर डिस्प्ले से कर लो या फिर आपके पास प्रोग्राम रिसोर्सेज में जाकर के ऑप्शन है, मेरा रिसोर्स कितना यूज हुआ है वहां पे आपको मिलेगा। तो जो आपको डिस्प्ले में दिखाता है वो टोटल दिखाता है वर्क मेमोरी, आपको इंडिविजुअली देखना है तो वो आपको प्रोग्राम इन्फो में मिलेगा। एक ओबी इस एफबी ने कितना वर्क मेमोरी यूज किया, दूसरे एफबी ने कितना यूज किया, वो आपको वहां मिलेगा ऑप्शन। ठीक है, आर्काइविंग ऑफ डेटा, मॉड्यूल एक्सचेंज विदाउट पीजी, अगर कोई प्रोटेक्शन है नहीं तो आप नॉर्मल इस कार्ड को निकाल के दूसरे कार्ड में डाल दो, हार्डवेयर सेम है तो वो चल पड़ेगा। हार्डवेयर सेम नहीं है, रिटेंटिव डाटा लॉस होगा ना, रिटेंटिव डाटा लॉस होगा, रीसेट करना पड़ेगा। रिटेंटिव डाटा को ट्रांसफर करने का कोई तरीका है? अगर डीबी से करते हैं तब तो वो तो लॉन्ग स्टेप है काफी, एक डीबी को ऑनलाइन लो, इनिशियल वैल्यूज में ट्रांसफर करो, स्नैपशॉट कर सकते हैं। स्नैपशॉट करो, तो लॉन्ग प्रोसेस है। 300 में ऑप्शन था, हम उसको अपलोड कर सकते थे, डाउनलोड कर सकते थे। रिटेंटिव डेटा का इसमें भी अगर आपने नहीं मेमोरी रीसेट करना पड़ेगा, मेमोरी रीसेट करने पे तो नहीं बचा एक एक डीबी को ऑनलाइन लेना तो फिजिबल नहीं है। स्नैपशॉट आप एक साथ ले सकते हो, सभी डीबीज का नहीं जाएगा, स्नैपशॉट आप एक साथ ले सकते ऑल द डीबीज ऑल टुगेदर। हो। हाँ, एक साथ स्नैपशॉट ले करके फिर वो कॉल कर सकते हो। तो वो स्नैपशॉट लेने के लेकिन बाद फिर अगर अगेन डाउनलोड भी करना पड़ेगा, वो इनिशियलाइज होगा। इनिशियलाइज का भी ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके पास अनऑप्टिमाइज्ड डीबी हुआ तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर इनिशियलाइज होगा ही। ऑप्टिमाइज्ड है तो ऑप्शन है, बिना इनिशियलाइज किए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। 300 में बहुत बेटर ऑप्शन था।
और आपको रिटेन की डेटा चाहिए। यहाँ पे तो मोस्टली डीबी के थ्रू ही कर लेते हैं। डीबी ऑप्शन है और वो मेमोरी वाला रिटेंटिविटी आपको एक रेंज में भी करना पड़ता है ना, तो वो भी फिजिबल नहीं है। आपको 500 बाइट करना है, स्वैपिंग करनी है, कार्ड स्वैपिंग करना है, 300 में तो डायरेक्टली प्रोब लेके डाउनलोड कर दो, 1 to 1 चल जाता है। यहाँ डीबी के थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो कार्ड सिमिलर है, आइदर 1200 में लगाइए 1500 में लगाइए। ठीक है, इसमें और कोई पॉइंट में डाउट? ये ऑप्टिमाइज वाला क्या कॉन्सेप्ट है? ऑप्टिमाइज वाला हो गया कि एक में आपको अगर फिक्स एड्रेसेस यूज करने हैं डीबी के, तो उसके लिए आपको अनऑप्टिमाइज बनाना पड़ता है डीबी। मतलब कि आपको जब एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में कम्युनिकेशन कराते हैं या थर्ड पार्टी डिवाइस से कम्युनिकेशन करा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आप सिंबॉलिक एड्रेसिंग यूज नहीं कर सकते। सिंबॉलिक एड्रेसिंग का मतलब कोई सिंबल से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे आपको फिक्स एड्रेसेस चाहिए होते हैं, तो वो फिक्स एड्रेसेस आपको डीबी को अनऑप्टिमाइज करने के बाद ही मिलेगा। हाँ, ये रहा आपका जो वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलर की बात कर रहे थे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलर एक ET200 SP एंड ET200 Pro। तो ET200 Pro जो है वो जहाँ पे आप लगाते हो ना, जहाँ पे वाइब्रेशन ज्यादा है, क्योंकि ये जो है ना आप डायरेक्ट मशीन के ऊपर लगा सकते हो। इसको लगाने के लिए कोई पैनल वैनल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको इस तरह से ही बनाया गया है। तो अगर आपके पास जो मशीन लगाया है उसमें वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, तो अगर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है तो जो आप ये नॉर्मल RJ45 वाला केबल लगाओगे ना तो वो बाहर निकल आता है, तो कम्युनिकेशन लॉस उसमें काफी ज्यादा बार बार होते रहता है। तो इसलिए जो ये कंट्रोलर है ना ET200 Pro बेस्ड 1500 पे ही है, सिर्फ और सिर्फ इसके कनेक्टर में चेंज है। तो कनेक्टर आप देखो, ये जो कनेक्टर दिख रहा है ना आपको, ये है प्रॉफिनेट के ही कनेक्टर, इंटरफेस आपका प्रॉफिनेट का ही, बस कनेक्टर चेंज है। तो वो M12 टाइप के कनेक्टर होता है, आप इसको लगाओ फिर प्लेस करके टाइट कर दो, तो रिलायबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो ये जो कंट्रोलर आते हैं ये आपको डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ, जो आपका IP20, IP65, IP67 से प्रोटेक्टेड आते हैं, क्योंकि इनको डायरेक्टली एनवायरनमेंट में लगाना होता है। ठीक है, तो यू कैन सी सिमेट्रिक SM1500 विद डिजाइन ऑफ ET200 SP और ET200 Pro, करेक्ट, फॉर मशीन विद डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर एंड सीरियल मशीन विद लिमिटेड स्पेस। क्योंकि आपका चैनल डेंसिटी काफी कम है इसमें, जो इसका मॉड्यूल्स आप देखेंगे ना छोटे छोटे हैं, इसका आप नॉर्मल मॉड्यूल देखो इतने बड़े, इतने में उसके 2 मॉड्यूल लग जाएंगे। ET200 SP के चैनल डेंसिटी काफी ज्यादा होता है उसमें, तो कम प्लेस में आप ज्यादा मॉड्यूल्स लगा सकते हैं। ओके, ट्रांसफर ऑफ इंटेलिजेंस, जैसा स्टार्टिंग में बताया था, स्टैंड अलोन कंट्रोलर यूज करना है, स्टैंड अलोन के जैसा यूज कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट करना है डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। ठीक है, बोथ फॉर्म में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड एज वेल एज fail-safe, करेक्ट। सॉफ्टवेयर कंट्रोलर यूज विद इंडस्ट्री सुटेबल सिमेट्रिक IPCs। बस आप उसी सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल, उसी हार्डवेयर में इंस्टॉल कर सकते हो जो कि सीमेंस द्वारा सुटेबल बनाया गया है। तो फिक्स सिमेट्रिक IPCs है, उसमें ही आप इंस्टॉल कर पाओगे सॉफ्टवेयर कंट्रोलर। रन्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली ऑफ द विंडोज सिस्टम। विंडोज का अपना अलग प्रोसेस है, CPU आपका रन में ही रहेगा इवन विथ रीस्टार्ट और फेलियर ऑफ विंडोज। ठीक है, मेनली है इंटीग्रेशन ऑफ यूजर स्पेसिफिक फंक्शन वाया ओपन इंटरफेसेस, फॉर एग्जांपल C++ या मैटलैब। तो उसके बाय डिफॉल्ट जो API इंटरफेस होते हैं उसको कनेक्ट करने का मैकेनिज्म इसमें दिया गया है। तो क्योंकि अभी आप देखोगे अल्टीमेट गोल फ्यूचर में वही होने वाला है, IT फील्ड से ही कंबाइंड होने जा रहा है, क्योंकि क्लाउड तो आ गया। अब नॉर्मल जो उनका जो लाइक पाइथन वगैरह पे जो प्रोग्राम वो डेवलप करते हैं उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन PLC से हो। तो
उस थिंकिंग को लेकर के ये सारे कंट्रोलर्स आगे चल के डिजाइन किए गए। यानी सर इसमें अगर जो जावा और एसक्यूएल वगैरह सीखते हैं तो बेनिफिशियल रहेगा आगे के लिए। जावा और पाइथन तो सीख ही लो, क्योंकि अगर आप क्लाउड पे काम करने जाओगे तो क्लाउड का जो नॉर्मल भी इंटीग्रेशन होता है ना वो जावा पे ही बेस्ड है। तो सर जावा में जो रिएक्ट जेएस वगैरह होता है सर, नोड जेएस और जेएसएन वो चाहिए। सब कुछ पाइथन आपको फिर वो छोटे छोटे प्रोग्राम डेवलप करने में हेल्प हो जाएगा, जावा आपको इंटीग्रेशन में हेल्प कर देगा। तो वो दोनों इंपॉर्टेंट ठीक है। अभी यानी जो इस समय सोच रहा है कि वो ऑटोमेशन साइड के अगर इसमें चला जाए आईटी फील्ड में तो वो बेवकूफ़ी नहीं, अब आईटी में जब नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल से उठ के जाते हैं उनको वो सपोर्ट में डाल देते हैं। मोस्टली मैंने देखा है वो नॉर्मली एक प्रोजेक्ट दिया उसके वो सपोर्ट या बैकएंड सपोर्ट में बिठा देता है। डेवलपमेंट में भी डाला तो नॉर्मल वो साइड वाइड का डेवलपमेंट में डालते हैं, बट प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट में अगर जाना है तो फिर हाँ ये चाहिए आपका पाइथन और जावा, क्योंकि ये भी अच्छा फील्ड है। क्योंकि आप बहुत सारे आईटीज जो है ना ये इस मार्केट को देख रहे हैं। लाइक आप जो डेटा इंटीग्रेशन का काम करते हो ना, तो अभी बहुत सारी थर्ड पार्टियां करती है डेटा इंटीग्रेशन, क्लाउड का ही काम कर रहे हैं। तो अभी टीसीएस के 2-3 प्रोजेक्ट हैं डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ डेटा इंटीग्रेशन के लिए, तो उनके पास वो इंजीनियर अवेलेबल नहीं है जो पीएलसी से डेटा उनको क्लाउड पे दे। तो उस पोस्ट के लिए भी काफी हाई पैकेज वो पे कर रहे हैं। तो बट अगर हाँ सिर्फ आप उसी पोस्ट के लिए जाते हैं तो फिर आपका मतलब एक टाइम के बाद फिर लिमिटेशन आ जाएगा। तो फिर आपको पूरा फ्लो चार्ट लेना पड़ेगा, फिल्ड से डेटा पीएलसी से लेकर क्लाउड वो सारा चीज। उस बीच में आपका वहाँ पे जावा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जावा तो अपना ये नॉर्मल जो नोड-रेड पे भी आप काम कर रहे हो तो वहाँ भी सारा खेल जावा का ही है। तो अगर क्लाउड से है, अभी नॉर्मली फीचर अभी आप देखोगे सारी की सारी कंपनी उस पर कर रही है डिजिटलाइजेशन पे। तो डिजिटलाइजेशन यही है ना आपका क्लाउड आईओटी। लेकिन अब जो HMI है वो तो HTML पे बेस्ड हो रहा है ना सारा। वो अभी जो कंफर्ट वाला है ना, कंफर्ट पैनल जो अभी यूनिफाइड वाले जो है मोस्टली अल्टीमेट गोल वही है आईटी से। यूनिफाइड में भी सर सारा आई थिंक जावा पे ये सी प्लस प्लस का नहीं, अभी तो बेसिक कुछ फंक्शन है बट एक्सट्रीम यूज करने के लिए चाहिए। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ कंट्रोलर लाइक पीसी एंड पीएलसी बोथ आर कंबाइंड। अभी राइट साइड में आप देखो ये ET200 SP का कंट्रोलर लगा हुआ है, बीच में ये हीट डिसिपेशन के लिए है और लेफ्ट साइड में आपका ये पीसी। तो ET200 SP इसको ओपन कंट्रोलर बोलते हैं। तो जहाँ पे आपको कंट्रोलिंग और विजुअलाइजेशन कॉम्पैक्ट स्पेस में करना है वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। लाइक जर्मनी में कई सारे वो जो चार्जिंग स्टेशन है ना, ईवी स्टेशन चार्जिंग, वहाँ पे ये सिस्टम्स लगे हुए हैं। तो नॉर्मल कंट्रोलिंग चल रहा है, जब भी उनको कुछ चेंज या ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करना होता है यहीं से पीसी कनेक्ट किया और फटाफट कमिशनिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पोर्ट देखो, दिस पोर्ट ये आपको पीसी को कनेक्ट करने के लिए, नॉर्मल आपके यूएसबीज को कनेक्ट करने के लिए, कीबोर्ड लैपटॉप वगैरह के यहाँ भी पोर्ट प्रोवाइडेड है ना। एक कार्ड आता है जिसमें इसका ओएस डला रहता है पीसी का, वो उस ओएस पे बेस पे या पीसी चल रहा होता है। और ये तो नॉर्मल आपका ET200 SP के जैसा ही काम चल रहा है। तो दोनों कंबाइंड है। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन आप TI पोर्टल से ही कर सकते हैं। TI पोर्टल में जो पीसी सेगमेंट वाला है उसमें आपको यहाँ पे जाके देखेंगे ET200 SP मिलेगा। और S7300 पुराने कंट्रोलर, तो थोड़ा सा इसमें हार्डवेयर के चैलेंजेस ज़्यादा होते थे। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स थोड़े से ज़्यादा हैं, जैसे कि स्लॉट नंबर 1 पे पावर सप्लाई ही आएगा, अगर नहीं है तो आप बैकएंड रखो, लेकिन 1 पे सिर्फ और सिर्फ पावर सप्लाई डाल सकते हैं, 2 पे CPU डाल सकते हैं, 3 पे सिर्फ और सिर्फ IM डाल सकते हैं। ये कौन सा IM है? तो जनरली 300 और 400 ना मल्टी रैक असेंबली को सपोर्ट करता था। मल्टी रैक का मतलब क्या हुआ
कि अभी जब 1500 में देखा आपने देखा 32 एक रैक में 32 मॉड्यूल्स लगा सकते हैं। उसके बाद आपको एक्सपेंड करना है तो ईटी स्टेशंस लगाना पड़ेगा। तो ईटी स्टेशंस आइदर आप प्रॉफिनेट या प्रॉफिबस पे कम्युनिकेशन करोगे। 300 में ऐसा नहीं था। एक सेंट्रल रैक लिया, सेंट्रल रैक में आप मैक्सिमम 8 मॉड्यूल लगा सकते हो। 8 के बाद क्या कर सकते हैं, आपके पास 2 टाइप का आर्किटेक्चर पॉसिबल है। एक तो जो ईटी स्टेशन नॉर्मल प्रॉफिनेट प्रॉफिबस पे एक्सटेंड कर सकते थे, नहीं तो आप रैक को ही बढ़ा सकते थे। तो एक रैक को दूसरे रैक से कनेक्ट करने के लिए आईएम मॉड्यूल यूज होता था। वो आईएम मॉड्यूल तो एक में सेंड, दूसरे में आईएम रिसीव टाइप का लगता था। तो ऐसे आप कितने बढ़ा सकते थे? टोटल 4, है ना। तो एक में 8 मॉड्यूल लगा सकते थे आप टोटल, सिर्फ 8। तो 3 तो पहले ऑक्यूपाई हो गया, तो टोटल 11 में 8 सिग्नल मॉड्यूल फंक्शन मॉड्यूल ये लगाओ, बाकी फर्स्ट 3 का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। 400 300 से थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, लाइक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन रूल में। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है कि स्लॉट नंबर 1 पे पावर सप्लाई आएगा, और ये जो पावर सप्लाई है वो S7400 का ही होना चाहिए। बाकी सब में आपके पास ऑप्शन है। 1500 में अगर आपके पास नॉर्मल SMPS भी है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। 300 में नॉर्मल SMPS है, यूज कर सकते हो, बट 400 में ऐसा नहीं चलेगा। 400 में आपको जो S7400 के लिए कंपैटिबल पावर सप्लाई है वही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 400 जो है वो रैक बेस्ड है। अभी आपने देखा कोई नॉर्मल सा भी रैक में आप मॉड्यूल लगा सकते थे, वो चल जाता था। 400 में ऐसा नहीं है। डेडिकेटेड रैक है, उस रैक के ऊपर ही आपको मॉड्यूल प्लेस करना पड़ेगा। तो सीपीयू में आप देखोगे कोई वायर नहीं जा रहा होता है, सीपीयू को पावर बैकप्लेन बस से मिल रहा होता है। तो बैकप्लेन बस में पावर तभी आएगा जब कंपैटिबल पावर सप्लाई मॉड्यूल आप लगाओगे। तो सिर्फ यहाँ एक ही रूल है, सिर्फ स्लॉट नंबर 1 में पावर सप्लाई लगाओ, बाकी कोई सा भी मॉड्यूल किधर भी आप लगा सकते हैं। कितने लगा सकते हैं वो रैक पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रैक यूज कर रहे हैं। तो इसमें आप मल्टी रैक में 21 रैक लगा सकते हो, उसमें 4 लगा सकते हो, इसमें 21। तो प्लांट हैंडलिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है S7400 की, लेकिन थोड़ा मेंटेनेंस भी S7400 में ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ 300 और 1500। इसका मेंटेनेंस है मोस्टली नहीं, रैक तो ठीक है। रैक तो एक बार लगा दिया तो रैक का मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है। मेंटेनेंस मतलब ऐसा नहीं है कि फॉल्ट आते रहता है, आपको सिस्टम को कंसीडर मतलब रनिंग रखने के लिए आपको कंटिन्यूस मेंटेनेंस करना पड़ता है। लाइक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, बैटरी कार्ड्स। तो जो आपका रैम टाइप का कार्ड है, एसएस रैम टाइप का कार्ड है। अब एसएस रैम टाइप का कार्ड में क्या है कि अगर पावर सप्लाई गया, गलती से पावर सप्लाई चला गया, तो उसका पूरा का पूरा प्रोग्राम वो चला जाएगा। फिर से आपको कंप्लीट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उस प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये बैटरी दिया गया है। इट इज ओनली एंड ओनली बैकअप फॉर दिस एसएस रैम। तो इसका कंटिन्यूस मेंटेनेंस करना पड़ता है कि बैटरी कहीं से गलती से फॉल्ट में ना जाए। फॉल्ट में गया हो, पावर सप्लाई चला गया तो आपका प्रोग्राम चला जाए। फिर ऐसा भी होता है कि बैटरी फॉल्ट आ रहा होता है, मतलब जैसे हमने पावर सप्लाई लगाया, फिर उसमें 2 सेल का ऑप्शन होता है, दोनों बैटरी लगा दी और उस समय बैटरी फॉल्ट आ रहा है। आफ्टर 3-4 वीक्स के बाद बैटरी फॉल्ट सडनली गायब हो गया, और फिर हम पावर ऑफ करेंगे तो पावर सप्लाई ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा? बैटरी पावर सप्लाई तो ऑफ रहेगा। ऑफ जैसे पावर ऑफ कर देंगे, मतलब एक हमने एमसीबी से निकाल के इसमें दे दिया पावर सप्लाई, हमने एमसीबी बंद कर दिया तो पीएलसी बंद हो जाएगी, और जब दोबारा खोलेंगे तो वो रनिंग मतलब वो प्रोग्राम उसमें रहेगा। प्रोग्राम रहेगा। अगर बैटरी आपका हेल्दी है तो प्रोग्राम रहेगा। तो सर अगर बैटरी डिस्चार्ज होगी तो बस बैटरी फॉल्ट देगा? बैटरी फॉल्ट है। अगर यहाँ पे BAF वाली एलईडी जल रही है मतलब आपका बैटरी में फॉल्ट है। 2 बैटरी होती है उसमें, एक भी रहेगा तो भी चलेगा। दोनों टाइप के पावर सप्लाई ना,
सिंगल स्लॉट वाला भी है, डबल स्लॉट वाला भी। सिंगल स्लॉट में एक होगा, डबल स्लॉट में दो होगा। डबल वाले में मतलब एक भी रहेगा तो चलेगा? नहीं, आप पोजीशन किस पे रखते हैं, उस पे 3 पोजीशन होते हैं, बैट 1 बैटरी, 2 बैटरी, नो बैटरी। एक बैटरी में रखा तो एक ही बैटरी पे चलेगा, 2 बैटरी पे रखा, दोनों में से कहीं भी रखिए